नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF HCM एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी 2023 को CRPF HCM के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों से जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके बताए जाएंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम्स आगामी शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो 100% रियल प्रश्नों के एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन याद है किसी भी शिफ्ट का, आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली बता सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो का PDF फाइल आपको जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक को टच करके उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि जब वहाँ पे हर दिन का PDF फाइल एक साथ आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। आया था दोस्तों कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शंस में था संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार से इसको अलग कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जून और सितंबर 1979 से लागू हुआ था। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। इस संशोधन ने जो कि 42वें संशोधन द्वारा प्रभावित कुछ परिवर्तनों को निरस्त कर दिया, कुछ को छोड़ दिया और परिवर्तनों का प्रावधान किया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में एक नए अधिनियम जो कि 300 जो कि अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों जहाँ पे 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का, तो इस संशोधन अधिनियम को औपचारिक रूप से संविधान अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम ने राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को जो है 60 से 62 वर्ष किया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की, तो इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को शामिल किया था, जिसको संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। मौलिक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई और संसद द्वारा इस जो कि आशय का कोई भी कानून न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे रखा जाएगा, ये बात कही गई थी। इसने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया और उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को जो कि परिष्कृत किया था। 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, इस अधिनियम ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डाले गए कई अनुच्छेदों को हटा दिया। इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों को बहाल कर दिया, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन जो कि लावड़ी नृत्य से संबंधित नहीं है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इसका क्या ऑप्शंस थे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं लावड़ी नृत्य से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ, जैसे कि लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावड़ी अपनी शक्तिशाली लय के लिए विख्यात है। लावड़ी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश में यह 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिलाओं कलाकारों द्वारा किया जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो गाने तेज गति से गाए जाते हैं।
लावड़ी नृत्य की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से हुई थी। लावड़ी नर्तकियों को मराठा जो कि लॉर्ड्स और किंग्स द्वारा संरक्षण दिया गया था। लावड़ी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले धननगर या फिर चरवाहे द्वारा किया जाता था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों। तो परंपरागत रूप से लोक नृत्य की यह शैली समाज, धर्म और राजनीतिक जैसे विभिन्न और विविध विषयों से संबंधित है। वही बात करते हैं तो लावड़ी के गीत ज़्यादातर कामुक और संवाद, सामाजिक, राजनीतिक, व्यंग्य के तीखे होते हैं। मूल रूप से इसका उपयोग थके हुए सैनिकों के मनोरंजन और मनोबल को बढ़ाने के रूप में किया जाता था। तो बाकी दोस्तों ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। जो कि अनंगपाल तोमर का कार्यकाल कब से कब तक था, ये पूछा था। तो 736 ईस्वी से 754 ईस्वी तक उसका कार्यकाल था। बात करते हैं दोस्तों तो तोमर राजवंश उत्तर भारत के छोटे प्रारंभिक मध्ययुगीन शासक घरानों में से एक माना जाता है। वही बात इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हैं दोस्तों, जो कि पौराणिक साक्ष्य हिमालय क्षेत्र में इसकी प्रारंभिक स्थिति बनाते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार यह राजवंश 36 राजपूत जनजातियों में से एक था। परिवार का इतिहास अनंगपाल के शासनकाल के बीच की अवधि तक फैला हुआ था, जिन्होंने 11वीं शताब्दी की CE में दिल्ली शहर की स्थापना की और 1664 में चौहान यानी कि चहमना साम्राज्य के भीतर दिल्ली को शामिल कर दिया था। हालांकि दिल्ली बाद में निर्णायक रूप से चौहान साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, लेकिन जो कि सिक्कावाद और तुलनात्मक रूप से देर से साहित्यिक साक्ष्य इंगित करता है कि जो कि अनंगपाल और मदनपाल जैसे तोमर राजाओं ने सामंतों के रूप में शासन करना जारी रखा। संभवतः 1192 से 93 में मुसलमानों द्वारा दिल्ली की अंतिम विजय तक इसकी घोषणा कर दी गई थी। बात करते हैं दोस्तों तो अनंगपाल द्वितीय, जिसे अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, तोमर वंश के थे। अनंगपाल द्वितीय ढिलिक्कापुरी के संस्थापक थे, जो अनंत दिल्ली बन गया है। कुतुब मीनार से सटी मस्जिद कुआतुल इस्लाम के लोहे के स्तंभ पर दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य खुदे हुए हैं। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ से रिलेटेड, जैसे कि पारमार राजवंश, जो कि पारमार राजवंश एक भारतीय राजवंश था जिसने 19वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। मध्ययुगीन जो कि वैदिक साहित्य उन्हें अग्निवंशी राजपूत राजवंशों में वर्गीकृत करता है। वही बात करते हैं दोस्तों, राजवंश की स्थापना 9वीं शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। 10वीं शताब्दी के शासक सियाका द्वारा जारी किए गए सबसे पुराने परमार शिलालेख, जो कि गुजरात में पाए गए हैं, और सुझाव देते हैं कि वह मान्य खेता के राष्ट्रकूटों का एक जागीरदार था। इससे रिलेटेड दोस्तों बाकी चीज़ें आपको पूरी वीडियो में पढ़ लीजिएगा, बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि इनमें से किस वंश के शासक ने दिल्ली पर शासन नहीं किया था। 3 वंश मिल गए हैं, जो कि दोस्तों तीनों राजवंश ने दिल्ली पे शासन किया। सैयद वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीनों उसी पे शासन किए। बाकी इन तीनों से अलग जो भी ऑप्शन था वही आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं तो मामलुक राजवंश, जो कि 1206 से 1290 तक, खिलजी राजवंश 1290 से 1320 तक, तुगलक राजवंश जो कि 1320 से 1414 तक, सैयद राजवंश 1414 से 1451 और अफगान लोधी राजवंश 1451 से 1526 तक शासन किया था। इनसे रिलेटेड सभी राजाओं के नाम बता देते हैं दोस्तों, आगे एग्जाम्स में आपके पूछ सकते हैं। जैसे कि मामलुक राजवंश का जो कि 1206 से 1290 था, जैसे कि कुतुब उद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक शासन किया था, आराम शाह जो कि 1210 से 1211 तक, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश जो कि 1211 से 1236, रुकन उद दीन फिरोज जो कि 1236 में, रजियात उल दीन सुल्तान जो कि 1236 से 1240, मुजीज उद दीन बहराम जो कि 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद जो कि 1242 से 1246, नासिर उद दीन महमूद जो कि 1246 से 1266, गियासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1286, मुईज उद दीन
कैकबाद जो कि 1286 से 1290, और एक लास्ट में था कि कयूमर्स जो कि 1290 में शासन किया था। बात करते हैं खिलजी राजवंश की, जो कि 1290 से 1320 तक चला था, जैसे कि जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1290 से 1296 तक इसने राज्य किया था। उसके बाद अल उद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 तक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो कि 1316 से 1320 तक इसमें जो है राज्य किया था। बात करते हैं दोस्तों कि तुगलक राजवंश जो कि 1320 से 1414 तक चला था। गितात अल-दीन तुगलक जो कि 1321 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, यासुद्दीन तुगलक द्वितीय जो कि 1388 से 1389, अबू बकर शाह 1389 से 1390, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय जो कि 1390 से 1393, अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम जो कि 1393 में इस पे शासन किया था। महमूद नासिर उद्दीन जो कि 1393 से 1394, नुसरत शाह जो कि 1394 से 1399, नसीरुद्दीन महमूद शाह जो कि 1399 से 1413 तक राज्य किया था। सैयद वंश की बात करते हैं तो ये 1414 से 1451 तक, जिसमें पहला शासक था खज्र खान जो कि 1414 से 1421 तक, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह जो कि 1434 से 1445, आलम शाह जो कि 1445 से 1451 तक। अफगान लोधी राजवंश जो कि 1451 से 1526 तक, तो बहलोल लोधी जो कि 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1570, लास्ट में इब्राहिम लोधी 1517 से 1556 में इसको बाबर ने हराकर जो कि मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इनमें से कौन भारत का भौतिक अवस्था नहीं है? तो उत्तरी पठार जो कि भारत का भौतिक अवस्था नहीं है। आपके 4 ऑप्शन से उत्तरी पठार, दक्षिणी पठार, हिमालय पर्वत, उत्तरी भारत का मैदान। तो दोस्तों ये देखिए भारत को 7 जो कि अवस्था में विभाजित किया है, जैसे कि भारत का भौतिक स्वरूप, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुभूमि, उसके बाद समुद्री तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो दोस्तों ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी को दक्षिणी पठार के नाम से भारत में जाना जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोज वादक आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। एक प्रश्न आया था कि भारत में कौन सा मानसून है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून भारत में माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों तो भारत के संबंध में यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और यह मुख्यतः 2 प्रकार की हवाओं से प्रभावित होती है, उत्तरी मानसूनी व दक्षिणी मानसूनी। उत्तरी मानसून को जो कि प्रायश्चित मानसून कहा जाता है। तो दोस्तों अगर मानसून के बारे में पूछा गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या ऑप्शन से, क्योंकि इसके ऊपर ऑप्शंस ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो ऑप्शंस याद हो कमेंट करके बताइएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ाया गया है? तो 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं तो 1 फरवरी 2023 को 1 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नया 9 दिन पुराना डैश डैश कितने दिन का, ये ऐसे करके मुहावरा था। तो पुराना 100 दिन चलता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका अर्थ अगर पूछेगा तो अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि नए से पुराना अच्छा चलता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आकाश के तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ? असंभव काम करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि विभीषिका का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो विभीषिका ऐसे लिखा जाएगा जो कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि शायरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? काव्य, कविता, पद्य, छंद इत्यादि जो कि शायरी शब्द के समानार्थी हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि कब किस वर्ष हुई थी? तो 31 जुलाई 1950 को ये भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। एक दोस्तों आया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न था, वो
याद नहीं आ पाया, पूर्ण रूप से मिला नहीं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बताएं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि क्रिप्स मिशन के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन में जो कि विंस्टन चर्चिल की गठन सरकार के श्रम मंत्री सर रिचर्ड स्टाफोर्ड क्रिप्स ने की थी। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों। तो गांधी जी ने क्रिप्स के प्रभुत्व की पेशकश को दुर्घटनाग्रस्त बैंक पर पोस्ट जो कि डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया। क्रिप्स मिशन एक विफलता थी क्योंकि यह कांग्रेस को ब्रिटेन के इरादों, जो कि किसी भी मामले में ईमानदार नहीं थे, के बारे में विश्वास देने में विफल रहा। न ही भारतीय नेतृत्व ने ब्रिटेन के युद्ध के प्रयास को समर्थन दिया। ठीक है, उसी वर्ष कांग्रेस ने मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वह स्थान है जहां महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अन्य नेताओं के साथ वह 8 और 9 अगस्त 1942 को वहाँ एकत्र हुए थे और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि उन्होंने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे भारत अगस्त आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC द्वारा 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। आंदोलन ने क्विट इंडिया या फिर भारत छोड़ो के नारे दिए थे। गांधी जी ने लोगों को नारा दिया, करो या फिर मरो। ठीक है, कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप यह एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता देने का आग्रह करना था। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी को आंदोलन का नेता नामित किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जागोई और पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मणिपुर का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा गया होगा कि ये दोनों किस नृत्य के भाग हैं, तो दोनों मणिपुरी नृत्य के भाग हैं, ये भी आप कर सकते थे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। इस शास्त्रीय नृत्य के रूप को मणिपुरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह लोकप्रिय रूप से हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। यह शक्तिवाद, शैव और उमंग लाई जैसे आदिवासी देवताओं से संबंधित विषयों पर लाई हराओबा के दौरान भी प्रदर्शित किया जाता है। मणिपुरी नृत्य के लिए स्वर, संगति एवं वाद्य यंत्र से आते हैं, जिसे पुंग कहा जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जहाँ पे पुंग चोलम मणिपुर का एक लोक नृत्य है। पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ है ड्रमों की गर्जना। ठीक है, यह मणिपुरी जो कि संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। इस शैली में नर्तक एक ही समय में नृत्य करते हुए पुंग हाथ से पीटे जाने वाले ड्रम का एक रूप बजाते हैं। यह नृत्य एक कोमल लय द्वारा चिह्नित किया जाता है, जो धीरे धीरे एक गड़गड़ाहट चरमों मतलब अधिकतम तक इसको बढ़ाया जा सकता है। यह मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता और सरक से तत्वों से गुणों को उधार लेता है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की थी, तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। मध्य प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के लिए एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1953 में। अगर पूछा गया होगा दोस्तों कि ये लागू कब हुआ था, तो फिर आपका जो कि उत्तर हो जाएगा 1956।
इसकी स्थापना हुई थी 1953 में और लागू हुआ था 1956 में। जी हाँ दोस्तों, 22 दिसंबर 1953 को भारत की केंद्र सरकार ने राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको एसआरसी की स्थापना की थी। ठीक है, आयोग ने 1955 में लगभग 2 वर्षों के शोध के बाद सुझाव दिया कि भारत की राज्य की सीमाओं को 14 राज्यों और 6 क्षेत्रों में पुनर्गठित किया जाए। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो ये फजल अली के एम पडिक्कर, ठीक है, पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने इस कुछ जो कि इनके कुछ प्रस्ताव को लागू किया था, यानी 1956 में इसको लागू किया गया था। इसके कुछ ही प्रस्ताव को लागू किया गया था। 14 दिसंबर 1955 को यह रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी। एसआरसी के कुछ प्रस्तावों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसने एसआरसी द्वारा प्रस्तावित 3 के अलावा जो कि लक्काडीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया था। इन केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा इसने कुल 14 राज्यों की स्थापना की थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सफ़ेद सवाल है। इससे रिलेटेड मुझे कोई भी सवाल देखने को नज़र नहीं मिल पाया। दोस्तों, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो कुछ सफ़ेद सवाल होते हैं जो कि जो मछली ड्रम होता है उसके दीवारों पे चिपके होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं, जैसे कि सवालों को उनमें मौजूद वर्णक के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि क्लोरोफाइस जिसको हरी शैवाल कहा जाता है, फियोफाइल्स जिसको भूरा शैवाल कहा जाता है, और रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी हरी शैवाल, फिजोफाइसी भूरा शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल, ये 3 शैवालें हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, तो भूरा शैवाल क्लोरोफाइटा में शैवाल की लगभग जो है 1500 प्रजातियों का एक वर्ग है, जो महाद्वीपीय तटों के साथ साथ ठंडे पानी में आम है। ठीक है, भूरा शैवाल एल्गिन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि ठीक है, यहाँ पे कोलाइडयन, ठीक है, कोलाइडयन जेल का उपयोग बेकिंग और आइसक्रीम उद्योग में स्थायी कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लाल शैवाल, ठीक है, लाल शैवाल लाल रंग के होते हैं क्योंकि वर्णक फाइकोएरिथ्रिन की उपस्थिति होती है। यह वर्णक लाल प्रकाश को दर्शाता है और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है। वे जल किरणें की निकायों में, ठीक है, वे जल निकायों में पाए जाते हैं। हरे शैवाल में हरित लवक होते हैं, जिनमें पर्णहरित ए और बी होते हैं, जिससे उन्हें एक उज्ज्वल हरा रंग मिलता है। हरी शैवाल की सेल की दीवारों में आमतौर पर सेलुलोज होता है और वे स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा ऑप्शंस क्या थे। वायुमंडल में होने वाली घटनाओं में कौन सा बल काम करता है, तो कोरियालिस बल। ठीक है, कोरियालिस बल इसको कहा जाता है, कोरियालिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव को पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब वे विक्षेपण भी अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोरियालिस। ठीक है, कोरियालिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी, तो 87 था भारत का रैंक। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एग्जैक्ट दोस्तों क्या पूछा था, इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता देता हूँ। पूछा क्या था कमेंट करके बताइएगा। अपराधी की सज़ा को किस अनुच्छेद के तहत कम किया जाता है, या फिर अपराधी की सज़ा के उन्मूलन के लिए कौन सा है। अपराधों के संरक्षण से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा गया होगा कि अपराधी का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तब तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बताते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सज़ा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी हो,
को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। कार्योन्तर विधि से संरक्षण: किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रतिवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो तथा उस समय अपराध के लिए जाने के लिए जो शास्ति अधिरोपित की जा सकती थी वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों। इसी में एक चीज़ होता है कि कोई दोहरा दंड नहीं, किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति पर अगर मान लीजिए एक सज़ा के लिए उसको मुकदमा चल रहा है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। कोई आत्म अभिशंसन नहीं, किसी भी अपराध के लिए आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, दोहरे दंड से सुरक्षा कानून की अदालत या फिर न्यायिक न्यायीकरण के समक्ष कार्रवाई में उपलब्ध होगा। तो इससे रिलेटेड सभी चीज़ें मैंने बता दी है दोस्तों। अगर क्षमादान की बात करें तो अगर क्षमादान वाला पूछा गया होगा तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की, लघुकरण करने की, परिहार करने की, विराम और प्रतिलंबन करने की शक्ति प्राप्त है। तो चलिए इससे रिलेटेड बता देते हैं। जैसे कि क्षमा: राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है और उसे उस स्थिति में ला सकता है जहां उसके सभी अपराध के कामों में कोई सज़ा नहीं होगी। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से अधिक व्यापक है, जो निम्नलिखित 2 तरीकों से भिन्न है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पूछेगा तो अनुच्छेद 72 है और राज्यपाल का जो कि 161 है। यहाँ निम्नलिखित में से 2 तरीके जानते हैं। जैसे कि कोर्ट मार्शल: क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति उन मामलों में विस्तारित होती है जहाँ सजा या फिर दंड कोर्ट मार्शल द्वारा होती है, लेकिन अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। ठीक है, मौत की सज़ा: राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहां दी गई सज़ा मौत की सज़ा है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मौत की सज़ा के मामले तक विस्तारित नहीं होती है। तो इन दोनों चीज़ों से जो कि राज्यपाल से अलग है। लघुकरण: जैसे राष्ट्रपति कठोर सज़ा के स्थान पर व्यक्ति को कम सज़ा दे सकता है, ये भी चीज़ बोली गई है। ठीक है, जैसे कि परिहार: शक्ति का विमोचन करके राष्ट्रपति कारावास की अवधि को कम कर सकता है। विराम: इसमें राष्ट्रपति कुछ मामलों पर विचार करता है, अपराधी की सज़ा को कम करता है। प्रतिलंबन: मौत की सज़ा के मामले में राष्ट्रपति सज़ा को दबा या फिर टाल सकता है। एक दोस्तों ये भी एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है, अनुच्छेद 21 से संबंधित अगर पूछा गया होगा तो ये भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर अनुच्छेद 21A पूछा गया होगा तो फिर शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। एक प्रश्न और दोस्तों पूरा नहीं मिल पाया, चंदेरी युद्ध से संबंधित कुछ पूछा था। तो चंदेरी अगर युद्ध से संबंधित जो भी चीज़ें पूछा गया होगा उससे रिलेटेड मैं सभी बता देता हूं। जैसे कि चंदेरी का युद्ध 1528 में, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूतों को हराया था। चंदेरी का युद्ध राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मोहिनी राय और 1528 में बाबर के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई के साथ राजपूताना में प्रतिरोध पूरी तरह से बिखर गया था और इस लड़ाई के बाद चंदेरी बाबर के पूर्ण नियंत्रण में आ गई क्योंकि उसने लड़ाई जीत ली थी। बाबर से रिलेटेड चीज़ें बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1529 में घाघरा महमूद लोदी का लड़ाई जिसमें बाबर जो कि विजयी हुआ था। एक प्रश्न आया था कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अपना फ़ायदा कर लेना, अपना काम निकाल लेना या फिर अपने हित में सोचना। ग्रहण का विलोम शब्द पूछा था तो त्याग हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सारंग जो कि नदी, तनुजा, सरित, सवालिनी, ठीक है, स्रोत, शिवनी, आपगा, ठीक है, सिमग्रा, ठीक है, मुलंग जो कि कुलंकसा, ठीक है, तटीनी, सरी, जयमाला, ठीक है, तरणी, दरिया,
निर्झरणी, ठीक है, हिरण, मृग, हरिण, कुरंगम, ठीक है, चारुलोचन, सिंह, शेर, रंग बिरंगा, चितकबरा, सुंदर, सरस, रसीला, गज, हाथी, धनुष, बाण, तीर, हल, कामदेव, कोयल, हंस, चातक, अश्व, घोड़ा, सर्प, सांप, मोर, मयूर, इन सब में जो है कि सारंग का अर्थ होता है। तो दोस्तों ये तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड होता है, तो आप ऑप्शन जो है कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा क्या दिया था। वनराज भी इसका सारंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन से आया था दोस्तों कि विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ रन बनाकर वनडे मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के किस नंबर पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं। अगर बात करें दोस्तों तो श्रीलंका से पहले उनका स्थान था 6वां और 5वें नंबर पे श्रीलंका के ही खिलाड़ी थे महिला जयवर्धने। ठीक है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने रन बना के जो कि उनको महिला जयवर्धने को 6वें नंबर पे कर दिए हैं और 5वें नंबर पे स्वयं हो गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या पूछा था, श्रीलंका से पहले का पूछा था या फिर श्रीलंका के बाद का पूछा था। अगर श्रीलंका से पहले का पूछा गया होगा तब तो आपका 6वां आपका राइट आंसर होगा। अगर श्रीलंका के बाद पूछा गया होगा तो फिर 5वां आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आपको 5 वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 5 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के नाम बता देते हैं। सचिन तेंदुलकर जो कि 463 मैचों में 18,426 रन बना दिए हैं। कुमार संगकारा जो कि 404 मैचों में 14,234 रन बनाए हैं। रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने 375 मैचों में 13,704 रन बनाए थे। वही बात करते हैं सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंका के हैं, 445 मैचों में 13,430 रन बनाए हैं। वही बात करते हैं विराट कोहली की तो मात्र 268 मैचों में 12,754 रन बना लिए हैं और विराट कोहली ने हाल ही में महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि T20 मैच में सबसे तेज जो है 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं सबसे कम बालों में। तो सूर्य कुमार यादव बने हैं जो कि मात्र 843 गेंदों में उन्होंने ये कारनामा कर दिया है। बात करते हैं दोस्तों T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों के बारे में। तो विराट कोहली जो कि पहले नंबर पे, इन्होंने 4008 रन बनाए हैं 115 मैचों के 107 पारियों में 84 के औसत से इन्होंने रन बनाए हैं। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे हैं, 3853 रन बनाए हैं 148 मैचों के 140 पारियों में इन्होंने 31.88% से रन बनाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पे मार्टिन गुप्टिल हैं जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 3531 रन बनाए हैं जो कि 122 मैचों के 118 पारियों में 31.79% के औसत से बनाए हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं बाबर आजम जो कि वर्तमान में पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, इन्होंने 3355 रन बनाए हैं 99 मैचों के 94 पारियों में 41.41% के साथ। ठीक है, वहीं बात करते हैं पॉल स्टर्लिंग की, तो ये जो कि न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं, 3181 रन बनाए हैं 121 मैचों के 120 पारियों में 28.67% के। दोस्तों ये पॉल स्टर्लिंग इंग्लैंड के हैं या फिर न्यूजीलैंड के, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हमें भी इनके बारे में अभी पता नहीं है ज़्यादा। एरन फिंच जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, 3120 रन बनाए हैं, इन्होंने 103 मैचों की 103 पारियों में 33.7% के औसत से रन बनाए हैं। डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2866 रन बनाए हैं 99 मैचों की 99 पारियों में 33.45 की औसत से बनाए हैं। मोहम्मद हाफिज़ जो कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, 2514 रन बनाए हैं 119 मैचों की 108 पारियों में 26.7% की दर से औसत से बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इन्होंने 2478 रन बनाए हैं 75 मैचों की 64 पारियों में, जो कि इनका औसत जो है सबसे अच्छा है दोस्तों 50.21% का। इयन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे और वर्तमान में इंग्लैंड टीम से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, 2458 रन बनाए हैं इन्होंने 115 मैचों की 107 पारियों में 28.66
प्रतिशत के औसत के साथ इन्होंने बनाया है। तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलाया था, या फिर सिक्के का नाम दिया था और पूछा था कि वह सिक्का जो है इल्तुतमिश ने जो चलाया है वह किस तत्व का था। तो चलिए यहाँ से उनसे रिलेटेड सभी चीज़ बता देते हैं। इल्तुतमिश जो कि पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका, जो टका उसने चलवाया था वो चांदी का चलवाया था जो कि लगभग 175 ग्रेन था, तथा तांबे का जीतल चलवाया था। जो जीतल जिसका नाम था वो था तांबे का, और टका जिसने चलवाया था वो था चांदी का। ठीक है, तो अगर टका के बारे में पूछा गया होगा तो चांदी कर सकते हैं, और जीतल के बारे में पूछा गया होगा तो तांबा आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। लेकिन दोस्तों आपसे ऐसे नहीं पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि आयरलैंड से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, जो कि आपके ऑप्शंस में नीति निर्देशक तत्व था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लाया गया है। वही बात करते हैं तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत की केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश है, जिन्हें कानूनों और नीतियों को बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये बात कही गई है। बात करते हैं दोस्तों 1937 के आयरलैंड संविधान से। संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को उधार लिया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो संविधान के भाग 4 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस सिद्धांत को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था। मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान का दर्शन है और संविधान की आत्मा है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि झूरी संगीत किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। बात करते हैं दोस्तों तो भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य में गीतों और नृत्यों का भरमार है। झूरी हिमाचल प्रदेश का एक विशिष्ट गीत है और इसे बहुत मस्ती, हर्ष और उल्लास के साथ गाया जाता है। यह मूल रूप से जो कि विवाहेतर प्रेम संबंध का जश्न मनाते हैं। झूरी शब्द का शब्दार्थिक अर्थ है प्रेमी, मासूक या फिर प्रिय होता है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ये लोकगीत जो कि महासू और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में बहुत लोकप्रिय है। झूरी के साथ एक लोक नृत्य किया जाता है जिसे झूमर कहा जाता है, और इसे विशेष रूप से केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। झूरी गीत हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी लोक गीतों और नृत्य के रूपों की तरह एक लय जो कि स्वयं की विशेषता बताता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इसी में से है दोस्तों कि प्रत्येक टुकड़ों को 4 पंक्तियों में गाया जाता है और पहली पंक्ति का अंतिम शब्दांश एक खींची हुई शैली में उच्चारित किया जाता है। तो ये उसी का भाग था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सबसे अधिक धात्विक तत्व है, तो इसका ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि नेपाल की सीमा भारत से कितने किलोमीटर लगती है, तो 1751 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों जैसे कि म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चीन और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश जो कि श्रीलंका और मालदीव को साझा करते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों तो भारत पाकिस्तान सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। भारतीय राज्यों पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भारत पाकिस्तान की सीमा है। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड म्यांमार के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बीसीसीआई खिलाड़ियों के लिए 2 फिटनेस मांगों के तौर पे एक तो यो-यो टेस्ट के साथ किसको जोड़ा था, तो बीसीसीआई ने रविवार को राष्ट्रीय टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए 2
फिटनेस मानकों के तौर पे यो टेस्ट के साथ डेक्सा स्कैन को जोड़ा, जो कि जोड़ा। सभी क्रिकेटरों को इन 2 टेस्ट को अब पास करना होगा। तो डेक्सा स्कैन आपके ऑप्शंस में रहा होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक प्रश्न दोस्तों क्वेश्चंस में डाउट है, 128 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा था या फिर आपसे पूछा था कुछ और? ठीक है, आपसे पूछा था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा था क्या? ठीक है, मानक समय। ठीक है, ये बताइए कि मानक समय रेखा किस राज्य से गुजरती है? ये ऐसा आया था या फिर आपसे पूछा था कि 180 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर ये पूछा गया था, या फिर चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। अगर 180 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि आइडियल पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है जो पहले दिन और अगले दिन के बीच की सीमा है। 180 डिग्री मध्याय रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में चुना गया था क्योंकि यह ज़्यादातर केंद्रीय प्रशांत महासागर के बीच से चलती हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1884 में वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मध्याय सम्मेलन में तय किया गया था कि जहां 126 देशों ने इसमें भाग लिया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर प्रधान मध्याय जो कि 0 देशांतर या फिर ग्रीनविच लंदन ब्रिटेन के लगभग 180 डिग्री पूर्व या फिर पश्चिम से समय क्षेत्र के संदर्भ बिंदु से दुनिया भर में स्थित है। इसे सीमांकन की रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तिथि रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलती है और पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के बीच विभाजन को चिन्हित करती है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो राजनीतिक और देश की सीमाओं से बचने के लिए यह सीधा नहीं है, लेकिन यह जिगजैग है। जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो आप जो कि एक दिन घटाते हैं, और यदि आप पूर्व से पश्चिम तक की रेखा को पार करते हैं तो आप एक दिन जोड़ते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं, तो जो कि तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित नहीं है। प्रत्येक देश उस तिथि और समय क्षेत्र का चयन करने के लिए स्वतंत्र है जिसका वे निरीक्षण करना चाहते हैं। ठीक है, एक था दोस्तों कि जो कि प्रधान मध्याय 0 डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय तिथि 180 डिग्री के बीच भ्रमित न हो एक दूसरे से, ये दोनों अलग हैं। तो हमसे लग रहा है कि भारत में जो कि 0 डिग्री के बारे में पूछा था या फिर किसका पूछा था, कमेंट करके बताइएगा। तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं तो तवांग मठ का निर्माण 1680 में मेराक लाला लोद्रे गयास्तों ने करवाया था। वर्तमान में यहाँ 500 से अधिक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इस मठ को गाल्डेन जो कि नवग्याल लाहात्से के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है भगवान बुद्ध की 28 फीट ऊंची जो कि प्रतिमा और 3 मंजिल बने सदन। ठीक है, एक प्रश्न यही वाला दोस्तों जो कंफर्म कीजिएगा, देशांतर वाली रेखा की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें मैं बता देता हूँ। भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा जो कि 42.5 डिग्री ईस्ट मतलब उत्तर प्रदेश और ईस्ट जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। क्योंकि भारत में एक विशाल देशांतर सीमा है, इसलिए भारत की मानक देशांतर रेखा देश के एक मानक समय के रूप में देश के एक केंद्रीय मध्याय काल के स्थानीय समय को अपने हेतु ग्रीनविच मेरिडियन से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। मानक समय मूल रूप से एक स्थानीय औसत समय मानक स्थापित है। ठीक है, स्थापित करने के लिए सौर समय या फिर स्थानीय रूप से चुने हुए मध्याय यानी देशांतर का उपयोग करने के लिए स्थान पर एकल मानक समय के लिए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जो कि घड़ियों के तुल्यकालन का माध्यम है।
ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी चीज़ें मैंने बता दी है। एक प्रश्न आया था कि सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किसने किया है, सॉरी कहाँ पे हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। जी हाँ दोस्तों, इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट टू वेल्थ गोवर्धन योजना के अंतर्गत इंदौर के जो कि देवगुराड़िया स्थित जो कि ट्रेचिंग ग्राउंड में बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। इस गोवर्धन संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन जो कि अलग किए हुए गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था, तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शिहाबुद्दीन उमर खिलजी आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो खिलजी राजवंश का कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजी राजवंश में कुल 5 राजाओं ने राज्य किया था। पहला था जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी इसको बोलते थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद वाला का पूछा था जिसका शिहाबुद्दीन उमर खिलजी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसके बाद 5वें नंबर पर था गयासुद्दीन खिलजी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि विकास का विलोम शब्द क्या होगा, तो विनाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।